गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम लिक्विडेशन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पढ़ें एक बार। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ बसंत लिमिटेड एज ऑफ 31 मार्च 2013 बीइंग द डेट ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज एज अंडर। शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, लेकिन इक्विटी शेयर दो तरीके के हैं। 10,000 तो 10 पेड अप है, 5,000 8 पेड अप है। ठीक है। 13% डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिटर, इनकम टैक्स एरियर, लैंड एंड बिल्डिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, डेट, डिवेंचर इशू, एक्सपेंसेस एंड नॉट रिटन ऑफ। ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉर्गेज लोन वाज सिक्योर्ड अगेंस्ट द लैंड एंड बिल्डिंग, डिवेंचर्स वर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स। द कंपनी वाज unable to meet the payment and therefore the debenture holder appointed a receiver for the debenture holder. He brought the land and building to auction and realized rupees 1,60,000. He also took over the sundry charge of sundry assets of valued इतना and realized इतना। तो डिवेंचर होल्डर ने एक रिसीवर अपॉइंट किया है। इसका मतलब आपको एक रिसीवर अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। एक बनाएंगे हम रिसीवर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। दूसरा है लिक्विडेटर, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लिख दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लिख दीजिए, वन इन द सेम थिंग्स। ठीक है जी। चलिए अब देखें। मॉर्गेज लोन वाज सिक्योर्ड बाय दिस। तो रिसीवर दो चीज़ें ले गए, एक तो बिल्डिंग ले गए और बिल्डिंग मॉर्गेज लोन की थी, यानी कि उनको पे करने के बाद जो बचेगा वो हमें मिलेगा, और सन्ड्री एसेट्स ले गए। ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम रियलाइज्ड फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स। 2 लाख रुपए तो इनको यहाँ से रियलाइज हो गए। दूसरा लिखेंगे हम सरप्लस फ्रॉम एसेट्स स्पेशली प्लेस्ड। लैंड एंड बिल्डिंग है, इससे इन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग बेची आपकी 1,60,000 में। मॉर्गेज लोन को पे किया और 90,000 रुपये का आपके पास सरप्लस आ गया। ठीक है जी। चलिए अब आगे पढ़ें। बैंक ओवरड्राफ्ट वाज सिक्योर्ड बाय पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर एंड बैंक रेजिंग डिमांड, द डायरेक्टर पेड ऑफ द ड्यूज फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्स। तो डायरेक्टर ने पेमेंट तो कर दी है, लेकिन कंपनी से तो वो पैसे लेंगे। Cost incurred by receiver is this and liquidator was this. The receiver was not entitled to any remuneration. However, the liquidator was entitled for 2% fees on the value of assets realized by him. मतलब लिक्विडेटर को जो भी एसेट रियलाइज हो रहे हैं उस पर उसे कमीशन मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉट बीन पेड डिविडेंड फॉर द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2011। ऊपर दे रखी है 2013, यानी कि 2 साल का डिविडेंड नहीं मिला है। एंड इंटरेस्ट फॉर द लास्ट हाफ ईयर वाज ड्यू टू डिवेंचर होल्डर। मतलब डिवेंचर होल्डर को 6 महीने का ब्याज नहीं मिला। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिसीवर की जो एक्सपेंसेस हैं वो पे हो जाएंगे 1950। ठीक है जी। ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करेगा जो इनकम टैक्स का एरियर चल रहा है। आपने जमा नहीं कराया है काफ़ी टाइम से,
25,000 रुपये इसके लगे हुए। ठीक है जी। इसके बाद आप डिवेंचर होल्डर को पे करोगे। एक तो हमारे डिवेंचर होल्डर कितने हैं देखें, 13% डिवेंचर हैं 1.5 लाख रुपए के। और 6 महीने का इनका इंटरेस्ट भी आप पे करोगे, दैट इज 9750। ठीक है जी। अब रिसीवर का काम पूरा हो गया, जो भी बैलेंस बचेगा वो लिक्विडेटर को दे देगा। तो ये बचा 1,03,300, लिख देगा सरप्लस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर, ये पैसा लिक्विडेटर को दे दिया। अब ये लिखेगा सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम 1,03,300 इन्हें मिल गए। इन्होंने भी एसेट रियलाइज कराई। कितनी एसेट रियलाइज हुई? 1,50,000 की एसेट्स इन्होंने रियलाइज कराई। ठीक है। लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस थे, क्वेश्चन में दे रखे हैं 3,000 रुपये, और लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन है इसका 2%, 3,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीज़ें? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। अब हमें देखना है, हमारे डिवेंचर पे हो गए, मॉर्गेज लोन पे हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट पे तो कर दिया बट हम क्रेडिटर को देंगे, और ट्रेड डेटर्स रह गए। तो हम लिखेंगे बाय ट्रेड क्रेडिटर को कितना, 38,000। हमें यहाँ डायरेक्टर को पे करेंगे फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट को 30,000। अब हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है, कितना देना है? इनकी कैपिटल है 10%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1.5 लाख की। सो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक तो 1.5 लाख है, और एक प्रेफरेंस डिविडेंड 2 साल का होता है 30,000 रुपये। तो 1,80,000 इन्हें दे दिए। ठीक है जी, यस। अब आप जानते हैं कि आपके पास 2 कैटेगरी के शेयर हैं, इक्विटी शेयर्स। एक है 10 रुपये पेड अप, एक है 8 रुपये पेड अप। तो आप कैसे करोगे, किनको कितना देना है? तो इसका मैंने एक तरीका बताया था आपको कि प्रेफरेंस शेयर को पे करने के बाद आप देख लें कि आपके पास बैलेंस कितना बच रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर को पे करने के बाद आपका डेफिसिट आ रहा है 700 रुपये का। ठीक है जी। अब अगर जो 8 पेड अप हैं आप उनसे 2 रुपये पर शेयर की नोशनल कॉल करते हो, तो वो कितने शेयर हैं? तो आपके पास टोटल 10,000 रुपये आएंगे, यानी कि 9,300 रुपीज़ आप पे करोगे। इक्विटी शेयर को 9,300 है। नंबर ऑफ शेयर अब हो गए आपके जो 10 पेड अप हैं 15,000। इसका मतलब है हर शेयर को कितना पैसा मिलेगा? 62 पैसे मिलेंगे।
इससे हम क्या निकाल रहे हैं, दैट इज जो 10 पेड अप हैं विल गेट पर शेयर, और जो 8 पेड अप हैं विल ब्रिंग 2 माइनस 0.62 यानी कि 1.38 पर शेयर। बात समझे आप? 62 पैसे मिलने हैं 10 रुपये वालों को। तो जो 8 रुपये पेड अप हैं उनसे पहले 2 रुपये मंगाएं, फिर उन्हें 62 पैसे वापस करें। बेटर है कि हम उनसे 1 रुपये 38 पैसे ही मंगाएं। तो कॉल रिसीव्ड ऑन 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1.38, ये आ जाएंगे 6900। और यहाँ पे लिखोगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स 10,000 शेयर्स को 62 पैसे से 6200 आप पे कर दोगे। ठीक है जी। और बस अब आप इसका बैलेंस शीट का टोटल कर दें। ये हो गया 2,60,200। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चंस में जो रिसीवर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें पहले रिसीवर का अकाउंट बनेगा, उसके बाद लिक्विडेटर का अकाउंट बनेगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू।